डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी। प्रीवियसली एक काफ़ी डिटेल्ड हमने वीडियो देखा, लगभग 1 घंटे का ही हो गया था, जिसमें हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट पूरे कर लिए, जिसमें हमने ये भी पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं और इसमें हमने नेशनल पार्टीज़ के बारे में भी डिस्कस किया। उसका एक पार्ट था, हमने डिवीज़न किए थे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी या रीजनल पार्टी के अंदर। तो हमने एक कंसेप्ट तो पढ़ लिया था नेशनल पार्टीज़ का प्रीवियस लेक्चर में। वी विल डिस्कस टुडे कि हम नेशनल पार्टीज किस किस को मानते हैं, कौन कौन सी नेशनल पार्टीज हैं एंड ये नेशनल पार्टीज बनती कैसे हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? नेशनल पार्टीज हमने देख लिया था। नेशनल पार्टीज में हमने किस किस को देखा था? कांग्रेस को हमने डिस्कस किया था, बीजेपी को डिस्कस किया था, बहुजन समाज पार्टी को डिस्कस किया था, सीपीआई-एम को किया था, सीपीआई को किया था, इसके अलावा नेशनल कांग्रेस पार्टी को किया था, तृणमूल कांग्रेस को किया था। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो थ्योरी कंसेप्ट है, सिर्फ थ्योरी है। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे आज हम स्टेट पार्टीज के बारे में। देखो, नेशनल पार्टीज के बारे में और स्टेट पार्टीज के बारे में डिवीजन्स भी हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं, बट पहले आप डिस्कस करें कि स्टेट पार्टीज क्या है। चलो एक बार ये भी देख लो, आप फिर से देखो एक बार। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर तुम्हें जानना जरूरी है, फिर उसको हम आगे देखेंगे। देखो भाई, इसको समझना। मैंने कहा था कल भी आपको, और वापस से आज गौर करने को कह रहा हूं, एक बार इसको समझो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो सिक्योर करती है 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा में हुए टोटल वोट्स का अगर किसी को कम से कम 6% मिलता है, या तो ये, या फिर इसी के पैरेलल जो भी असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं कम से कम 4 स्टेट्स में, जैसे टोटल जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए उसके अंदर कम से कम 4 स्टेट्स में ओवरऑल का लगभग 6% आपको मिले, या तो ये शर्त पूरी करो, या तो लोकसभा के अंदर 6% लेकर आओ, या कुल टोटल 4 राज्यों में मिलाकर के 6% लेकर आओ असेंबली इलेक्शन के अंदर। पहली शर्त। दूसरी शर्त, ये तो इन दोनों में से एक है। दूसरी शर्त यह है कि आपको कम से कम एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, 4 सीट आपको लोकसभा में जीतनी पड़ेगी, तब जाके आप कंसिडर किए जाएंगे नेशनल पार्टी। ये तो हो गया नेशनल पार्टी का। अब आ जाओ आप स्टेट पार्टीज में। ठीक है, स्टेट पार्टी बनने के लिए भी कुछ ऐसी ही कंडीशंस हैं। वो क्या क्या कंडीशंस हैं उस पर गौर करो। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने कहा कि जो भी सिक्योर कर रही है एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, सेम वैसे ही जैसे लोकसभा में हमने किया। अच्छा, इसने कहा अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा in an election to the legislative assembly of a state wins at least 2 seats। ठीक है, लोकसभा में इतना कर रहा है, या इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके अंदर कम से कम वो 2 सीट्स जीतनी जरूरी है, तो उसे स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। अच्छा, ऐसे समझ लो, अगर ऐसा कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो इसने कहा कि अगर टोटल जो इलेक्शंस हुए, सिंपल सी बात है, ऐसे समझो आप, लोकसभा को भी एक बार इग्नोर कर दो। ठीक है, आपको क्या समझना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आप स्टेट पार्टी कह सकते हो, तो उसके लिए 2 चीजें याद रखो। पहले तो स्टेट के लिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो स्टेट के लिए रिकॉग्नाइज करने का मतलब है उस स्टेट के जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, मतलब अपने सीएम को चुनने के लिए जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर जो जितने भी टोटल वोट्स हुए हैं उसमें से कम 6% आपके पास में हो, या तो 6% स्टेट असेंबली के अंदर हो या 6% आपके पास लोकसभा के अंदर हो, दोनों में से एक कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप लोकसभा का क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो 6% का, तो उसमें कम से कम 1 सीट आपको जीतनी जरूरी है, कम से कम 1 सीट, और उस 1 सीट के साथ में लोकसभा के अंदर 6% वोट का सिक्योर है। दूसरा, आप स्टेट असेंबली कर रहे हो तो वहां पर भी 6%, लेकिन स्टेट के अंदर कम से कम 2 सीट, स्टेट असेंबली इलेक्शंस के अंदर कम से कम 2 सीट्स यू मस्ट सिक्योर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पर उस टाइम पर 4 थे, नेशनल के लिए 4 है, यहां पर 2 ही हैं केवल। स्टेट असेंबली के लिए कम से कम 2 सीट्स आपको जीतना जरूरी है, तो आप स्टेट पार्टी नॉमिनेट किए जा सकते हैं एज अ स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी। जो स्टेट पार्टीज होती हैं इसे आप रीजनल पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव द सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट। कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसी नेशनल लेवल पे जाके कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो काफी जीती हैं और काफी जगह पर उनका नाम है। बट प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, एक चीज अच्छे से समझना। यहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो केवल और केवल
स्टेट्स में जाकर लिमिटेड हो गई, मतलब दे हैव नॉट एक्सीडेड देमसेल्फ, वो नेशनल लेवल पे नहीं गई, वो केवल स्टेट की बन के ही रह गई। जैसे तुम जानते हो समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये वो नेशनल पार्टीज हैं जो नेशनल लेवल पे तो रिकॉग्नाइज्ड हैं बट दे आर वर्किंग इन स्टेट्स ओनली, मतलब वो ज्यादा बढ़ नहीं पाए। कुछ ऐसी पार्टीज हैं जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट या फिर मिजो नेशनल फ्रंट, ये सारे वो हैं जो स्टेट तक ही अपनी आइडेंटिटीज लेके गए हैं। देखो इनको जब तुम पढ़ते हो ना तो तुम्हें पता चलता है कि हाँ इनका नाम सुना हुआ है हमने, बट ये जो इनके बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो केवल ये कुछ स्टेट्स तक ही लिमिटेड है ना, और बाकी के कुछ ऐसे भी जिन्होंने नेशनल लेवल पे जाके अपने आप को मतलब रिप्रेजेंट किया, बट वो एज अ नेशनल पार्टी उभर करके नहीं आए, नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक जो टाइटल होता है ना वो गेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसमें से जैसे आपने पढ़ा होगा समाजवादी पार्टी, इतना नाम सुना होगा इसके बारे में तुमने, लेकिन ये नेशनल लेवल पे जाके नहीं काम कर पाए, लेकिन हाँ इनके पास में कई सारे स्टेट्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है। बट क्योंकि कुछ ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो केवल कुछ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स में ही काम करती हैं, पूरी जगह पर काम नहीं करती। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड रीजनल पार्टी। देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो क्वेश्चन पूछेगा स्टेट पार्टी से तो बिल्कुल नहीं, आपसे ये जरूर पूछ सकता है इनमें से कौन सा स्टेट पार्टी है या इनमें से कौन सा स्टेट पार्टी नहीं है, बस, क्योंकि इससे ज्यादा रिलेटेड कोई क्वेश्चन इससे पूछेगा नहीं। नेशनल पार्टी वाले में से, नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से आपको बताना है इनके बीच में डिफरेंस नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज के बीच में। तो देखिए भैया, इन पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस पूरे भारत में रहता है, जबकि इनका केवल उस रीजन में या कुछ स्टेट में ही रहता है, ज्यादा इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता। इनका मेन इंटेंशन होता है नेशन वाइड जो प्रॉब्लम्स आ रही है या नेशन के अंदर कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करना, या इनका कंसर्न भी पूरे नेशन से जुड़ा हुआ होता है, जबकि इनका प्रॉब्लम, डिमांड या फिर जो डिजायर है वो केवल और केवल अपने रीजन या अपने स्टेट से ही जुड़ी होती है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में और पढ़ें तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं नेशनल पार्टीज की वो प्रायोरिटी है किसके लिए, नेशनल प्रॉब्लम्स के लिए। मतलब कोई भी नेशनल पार्टी है तो दे विल ऑलवेज फोकस कि जो कोई भी काम हम कर रहे हैं दैट काम या दैट वर्क मस्ट बी रिलेटेड टू द होल नेशन, है ना। ऐसा नहीं कि आप केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या पर्टिकुलर रीजन के लिए काम कर रहे हैं, वो पूरे नेशनल लेवल पे होना चाहिए, जबकि इनका ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हो आप, वही वोटिंग सिस्टम वाला, क्राइटेरिया वाला। ठीक है, इनका पर्टिकुलरली याद रखना, इनका खुद का एक सिंबलाइजेशन होता है, खुद का एक रिकॉग्नाइज सिंबल होता है, जबकि इनका ऐसा कुछ भी, हाँ सिंबल इनका भी होता है बट वो मतलब रिपीट हो सकता है। ठीक है, कोई और भी ले सकता है। नेशनल पार्टीज को जो सिंबल मिलते हैं उनको कोई दोबारा नहीं ले सकता। जैसे कांग्रेस है, उसका जो हाथ का सिंबल है, या बीजेपी है जो उसका कमल का सिंबल है, उसको हर कोई नहीं ले सकता। ठीक है, अब वो उनका हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, कोई उससे मिलता जुलता सिंबल भी नहीं ले सकता। ठीक है, नेशनल पार्टीज का होने का ये फायदा है, और रीजनल पार्टीज में ऐसा कुछ टर्म नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए और देखते हैं। भाई स्टेट पार्टी तो समझ में आ गया होगा ना वैसे। अब देखो आगे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। काफी छोटा लेक्चर होने वाला है अभी का, कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या क्या चैलेंज होते हैं। अगर आप सोचो मैं और आप पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहें, मैं इंडिविजुअल बना लूं, आप भी इंडिविजुअल बना लो, तो क्या इतना आसान है? नहीं, उसके सामने कुछ चैलेंजेस होंगे। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सामने भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। क्या क्या चैलेंज है, वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। पहली चीज, द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अपना प्रेजेंटेशन उनको देना होता है, लेकिन खुद की पॉलिटिकल पार्टी के बीच में ही डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन इन द सेंस डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन नहीं होता। कैसे? देखो भाई, यहां पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां पे हर एक पर्सन को अपनी बात रखने का अधिकार हो, हर एक व्यक्ति के पास इक्वल राइट्स हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं होता। जो सीनियर लीडर्स होते हैं केवल उन्हीं के पास में राइट्स होते हैं, उन्हीं के पास में अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बाकी सबको अब उनके केवल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे डिक्टेटरशिप में होता है। तो यहां पर भी सेम वैसा ही है। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी बनाई जाती हैं उसमें जो सीनियर्स होते हैं केवल उन्हीं के हाथ में पावर होता है। इसको कह सकते हैं आप कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इंटरनल प्रॉब्लम है भैया बहुत तगड़ी वाली। और ऐसे में जो लोग हैं, बाकी जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको सिर्फ केवल और केवल उनकी चीजों को फॉलो करना होता है विद द फुल ऑफ देयर लॉयल्टी।
फिर इसके बाद में अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें तो जिसने पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन किया है, एक तरीके का वहां पे डायनेस्टिक सक्सेशन हो जाएगा। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब हो जाएगा कि एक के बाद एक, अपन बोलते हैं ना हेरिडिटरी फॉर्म में, कि भैया ये आ गया, फिर इसके बाद इसका राजा, इसके बाद इसका ये इसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बेटा राजा बनेगा, ऐसा ही। तो यहां पर भी सेम वैसे ही होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, जिसने मैक्सिमम हमारे यहां तो यही है, ठीक है, तो ऐसे में जिस पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन जिस फैमिली के थ्रू किया गया है, उसी के आने वाले जो जनरेशंस हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी। मतलब एक नेताजी बन गए तो आगे आने वाले सारे लगभग नेता ही होंगे। तो यहां पर हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यहां पर अलग अलग लोगों को मौका नहीं दिया जाता। जो किसी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड था, दे विल फॉलो द सेम थिंग। जनरेशन जो जनरेशन आएगी आने वाली, दे विल फॉलो द सेम प्रोसीजर के, ठीक है भैया हमें क्या करना है, नेता ही बनना है और कुछ नहीं, ठीक है भैया, बाय बर्थ डिसाइड हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, एक और चैलेंज ये है मनी एंड मसल पावर। ये सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज है हमारे यहां पॉलिटिक्स में। लगभग दो ही तरीके से जीत मानी जा सकती है कि आप जीत पाएंगे, या तो आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए या आपके पास में मसल पावर होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, मसल पावर है, तो यू कैन इजीली विन द इलेक्शन, ऐसा कंसिडर किया जाता है, माना जाता है। बट मैं इस स्टेटमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं लगभग ऐसा माना जाता है, और ठीक है, सही भी है, ठीक है। मनी एंड मसल पावर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ लोग या तो मनी के बिहाफ पे या कुछ डरा धमका करके वोट गेन कर लेते हैं, और ऐसे में जो एक मतलब अनडिजायरस पर्सन होता है, या फिर आप कह सकते हो जो जेन्युइन नहीं है, जिसको नहीं होना चाहिए उस पोस्ट पे, दे विन द सीट्स, और ऐसे में फिर वो इलेक्शंस जीत करके आ जाते हैं, सरकार के अंदर सरकार बना लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वही लोग इलेक्शन जीतते हैं जिनके पास में या तो मनी होती है या फिर मसल पावर होती है। नेक्स्ट इज हमारे सामने बीइंग अ मीनिंगफुल चॉइस। कई बार आपने इलेक्शंस के बारे में सुना होगा कि उसमें एक नोटा सिस्टम होता है, नन ऑफ द अबाउ। कई सारे लोग कैंडिडेट जो होते हैं ऊपर उसके बताए हुए होते हैं, उनमें से अगर आप किसी को भी पसंद नहीं करते हो तो यू कैन गो विथ नोटा, ठीक है, आप नोटा पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन चूजिंग अ पर्सन हु इज नॉट इन द लिस्ट, या फिर यू आर नॉट डिजायरस टू चूज दोज पीपल हु आर इन द लिस्ट, तो ऐसे में तो आपके पास मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है, ठीक है। मतलब आपके पास में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यू आर नॉट ट्राइंग कि इनमें से कोई मतलब यू आर नॉट सपोर्टिंग दैट सम ऑफ देम मस्ट कम फ्रॉम देम, उनमें से कुछ आए। तो ऐसे में क्या है, आपके पास में कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, तो आपको उनमें से किसी पर्सन को चूज करना पड़ता है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ पे सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती जाती है डे बाय डे। हमारे पास में चॉइस नहीं रहती एक जेन्युइन पर्सन को चुनने की, एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द चैलेंज। इवन पॉलिटिकल पार्टीज के पास में भी एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहती कि किस कैंडिडेट को हम मौका दें, ठीक है। सो ये एक और प्रॉब्लम है, एक और थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने और हमारे सामने कि वी डोंट हैव द मीनिंगफुल चॉइस दैट हुम वी शुड गिव द वोट, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट है वो है कि किस तरह से हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं, द वे वी कैन रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन से वो तरीके होंगे जिसके थ्रू हम उनके अंदर बदलाव ला सकते हैं। क्या चीज है, द फॉलोइंग थिंग्स आर देयर, जिसके थ्रू आप एफर्ट्स लगाएंगे, या वी आर गोइंग टू गिव यू सम सजेशंस जिसके थ्रू आप हमारी कंट्री में एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज को और जो लीडर्स हैं उनको थोड़ा सा उनके अंदर बदलाव ला सकते हैं। पहली चीज, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ? पहले तो डिफेक्शन समझो। आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का साथ आपके पास होता है, लेकिन अचानक से जैसे ही आप इलेक्शंस जीत जाते हो तो आप इलेक्शन जीतने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हो। जैसे मैंने सोचिए कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़े और मैं जीत गया। जीतते ही मैंने इलेक्शंस के अंदर से मतलब जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी थी उसको मैंने छोड़ दिया और कहा अब तो भैया अपन निर्दलीय ही चलाएंगे सरकार को। ऐसे में इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। यह लॉ पास किया गया था जब जो राजीव गांधी जी थे उनकी जब उनका रूल यहां पर हुआ करता था उस टाइम पर। द लॉ ये कहता है कि जितने भी एमएलएज हैं या एमपीज हैं, अगर वो पार्टी चेंज करते हैं तो दे विल लूज देयर सीट इन लेजिस्लेचर। अगर जीतने के बाद में अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हैं तो ऐसे में उनको उनकी लेजिस्लेचर की जो सीट है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कोई भी पर्सन वापस से
अगर जीतना चाहता है तो या तो फिर से वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे। अगर ये तब है जीतने के बाद, जीतने से पहले या फिर इलेक्शंस के पहले आप ये चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जीतने के बाद आप ये नहीं कर सकते हो, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जा सकते हो आप, ठीक है, ये चीज समझ लेना। ये जो नया लॉ है इसमें हेल्प मिला जो डिफिक्शन के कारण जो हो रही प्रॉब्लम्स है उनको देखने के लिए। होता क्या था, देखो मैंने कहा कि 545 सीट्स में से जिसको भी 50% से ज्यादा सीट्स प्लस 1 सीट ऊपर हो जाएगी तो यू विल मेक द गवर्नमेंट इन लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। सोचिए कि 280 पर आप गवर्नमेंट बना सकते थे, आपने क्या किया, 10 मेंबर्स ने इलेक्शन जीतने के बाद में आपको 280 ही मिली। अब आपको पता है कि एक भी पर्सन मेरे यहां से लूज हुआ तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा, मतलब जो गवर्नमेंट में मेजॉरिटी मैंने शो की है वो खत्म हो जाएगी मेरी। तो ऐसे में लोग क्या करते थे, इसमें से निकल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। तो इस चीज के कारण से जो गवर्नमेंट थी वो हट जाती थी, मतलब वो कहते हैं ना अपन कि उनको मेजॉरिटी नहीं मिली तो गवर्नमेंट जो सरकार है वो गिर गई। तो ऐसे में यहां पे इस सरकार को लूज होता था, इस कारण से इस चीज को लाया गया था, ठीक है। डिफिक्शन समझ में आ गया। डिफिक्शन के बाद में अब पॉलिटिकल पार्टी सही तरीके से एथिकल मैनर में काम करे तो उसके लिए एंटी डिफिक्शन लॉ लाया गया। दिस वाज द फर्स्ट रिफॉर्मेशन वी हैव अर्लियर डन। दूसरी चीज कि किसी भी पर्सन जो भी अपीयर हो रहा है इलेक्शंस में एज अ कैंडिडेट, उसके बारे में ये बताना कि भैया कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं किया तुमने, या आपके पास में कितनी प्रॉपर्टी है। जो बात कर रहे हैं मसल पावर और मनी की, तो उसके भी डिक्लेरेशन आपको देना जरूरी होता है कि आपके पास में कितनी संपत्ति है, आप बताओ आपके नाम से कितना सब कुछ है। दूसरा आप ये भी बताओ कि आपके ऊपर कोई केस वेस तो नहीं चल रहा। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज इलेक्शन कमीशन को पता चलती है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है हमें और वो गलत है, तो आपका जो भी नॉमिनेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस चीज को पहले कंसीडर नहीं करता था, लेकिन अब इसको बहुत मतलब आप कह सकते हो प्रायर रखा जाता है कि आपने जो भी, अच्छा एक चीज और, केस चल रहा है तो इलेक्शन लड़ सकते हो आप, बट आप प्रूव हो गए हो, आप प्रूव हो गए हो कि आप क्रिमिनल हैं तो आप केस नहीं लड़ सकते हो। इसलिए हमारे यहां केस चलते ही हैं, बस केवल प्रूव नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपके पास में कोई भी केस चल रहा है नॉमिनेशन के दौरान तो ये चीज आपको बतानी जरूर पड़ेगी कि हाँ मेरे पे केस चल रहा है लेकिन मैं साबित नहीं हुआ हूं। तो इलेक्शन कमीशन उसको रोक नहीं सकता कि भैया तुम पे साबित हो गया है और अब आप नहीं लड़, मतलब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। साबित होने पर होगा, लेकिन अगर केस चल रहा है तो नहीं रोक सकता इलेक्शन कमीशन, लेकिन हाँ उसको बताना जरूर पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये चीज भी बताएगी, पहले नहीं बताना होता था, पहले तो चलता था मस्त आराम से। नेक्स्ट देखिए, एक और है यहां पे मैंडेटरी किया गया ऑर्गेनाइजेशन को कि वो आईटी रिटर्न फिल करे। मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड आईटी रिटर्न्स, जो इलेक्शन कमीशन है इस बात में इस ऑर्डर को पेश करता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्शंस रखें और आईटी फिल करें। मतलब ऐसा होता है ना कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, अब इस पॉलिटिकल पार्टी में वोटिंग करवाओ तुम कि किसको ये अपना हेड चुनना चाह रहे हैं, किसको ये अपना जो फाइनेंस देना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। तो ये इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन को फोर्स करेगा कि भैया ऐसा नहीं है कि XYZ फैमिली में से ही कोई ना कोई यहां पे हर बार आएगा, नहीं, दे आर नॉट इंटरनल अफेयर नाउ, इट्स ऑल अबाउट दोज थिंग्स कि आपको अगर ये भी रखना है ना तो ठीक है, ऑल द पीपल मस्ट बी एग्रीड ओवर दैट, ठीक है। तो ऐसे में इनकी इलेक्शन जरूर करवाओ आप। उसके बाद में जैसे राहुल गांधी जी हैं, तो राहुल गांधी जी एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में हमें पता है कि वही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले चाहे वो फॉर्मल इलेक्शंस ही क्यों ना हो, उनके अंदर फॉर्मल इलेक्शंस होंगे। और इवन इस पॉलिटिकल पार्टी का जो भी आईटी है कि भैया इनके डोनेशन कहां से आ रहा है, इनके पास इतना पैसा कहां से है, वो भी आपको बताना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न भी इनको भरनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है, एंड दीज फॉर्मेलिटीज आर कंपल्सरी सो दैट पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट मिसयूज देयर राइट्स। गॉट इट? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल था। क्या क्या था? पहले कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्शंस करवाएं, इंटरनल इलेक्शंस, आईटी रिटर्न्स फिल करें। इसके अलावा क्रिमिनल आपके ऊपर कोई केस है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, इसका आपको रिकॉर्ड देना है, और इसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ। अब हम एज अ
people, as a society member, as a voter, what suggestions are going to give you as a political party को जो हम suggestions देने वाले हैं, what the suggestions are, वो हम discuss करेंगे. क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गिव सम सजेशंस टू रिफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी का रिफॉर्मेशन या उनके बेटरमेंट के लिए आप कुछ सजेस्ट करें. करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्म 2 के हिसाब से. अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. देखो इंटरनल अफेयर्स के कारण जो उनका आइडियोलॉजी होता है ना, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी का सिस्टम क्या था कि जो गरीब है, दलित है, उन लोगों की हेल्प करना, ठीक है, देश के अंदर सेक्युलरिज्म लेकर आना, रिलीजन को, हर रिलीजन को बढ़ावा देना, ऑल सच थिंग्स वर द आइडियोलॉजीज ऑफ कांग्रेस. बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती थी, बीजेपी और सारे रिलीजन्स को एक साथ लेके चलने की बात करती है. मैं दोनों चीज़ें डिफीट नहीं कर रहा हूँ, मतलब हिंदुत्व को फोकस कर रही है बट और रिलीजन को डिसग्रेस नहीं कर रही है. और साथ ही साथ जो वीकर सेक्शन है उसको उठाना, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करना, मॉडर्न रिफॉर्मेशन जैसे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाना, ये सारी चीज़ें उनका आइडियोलॉजी था. ऐसे ही अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों का आइडियोलॉजी कुछ और था. तो उन्होंने कहा कि वो अपने आइडियोलॉजिकल जो भी उनकी थिंकिंग है उनसे अलग नहीं जाने चाहिए. उनकी इंटरनल अफेयर्स कहीं ना कहीं देश को नेगेटिव इंपैक्ट ना डालें, उस चीज को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए. तो उनके लिए लॉ बनाओ. पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से काम ना करे, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन को लॉ बनाने जरूरी है. तो दिस मस्ट बी देयर. फर्स्ट थिंग, दिस वाज आवर सजेशन, द फर्स्ट सजेशन. द सेकंड वन, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू द विमेन कैंडिडेट. हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम जानते हैं कि आर सोसाइटी इज मेल डोमिनेंट, बट इसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव जो हमें देखने को मिलता है ना कंसेप्ट, वो है कि हमारे यहाँ विमेन को मेल डोमिनेंट तो मान लिया सोसाइटी के अंदर, ये तो बात सही है, लेकिन विमेन की पोजीशन एक्चुअल में खराब है, उस चीज को देखा ही नहीं जा रहा है. हमने ये कह लिया कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन उसका खामियाजा फीमेल को भुगतना पड़ रहा है. इस चीज को फोकस करने के लिए हमारा एक सजेशन है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसमें जो सीट्स को रिजर्व किया जाता है, ST SC OBC कैटेगरी के लिए ऑलरेडी कई जगह पर किया जाता है लोकल इलेक्शंस के अंदर, लेकिन विमेन के लिए ऐसा नहीं है. हालांकि विमेन के लिए लोकल गवर्नमेंट में तो है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, लोकसभा के लिए नहीं है. तो यहां पर इन्होंने कहा कि एटलीस्ट उनकी सीट्स को रिजर्व करो, जिससे कि विमेन का पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में बढ़े, विमेन जीत करके आए, और विमेन्स के एक तरीके से स्ट्रांगनेस के लिए, दे मस्ट बी रियली स्ट्रांग, उसके लिए थोड़ा सा वो फोकस खुद करें. जब वो खुद पार्टी में आएंगी, जब वो खुद पावर में आएंगी, तो दे कैन मेक मोर बेटर लॉज रादर देन जो कोई मेल बनाएगा. ठीक है, तो ये वाली चीज कि 1/3 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए फीमेल के लिए, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है. ये सेकंड सजेशन था हमारी तरफ से. देखो भाई, देयर शुड बी, थर्ड वन है, देयर शुड बी द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, कि यहां पर सरकार को पैसा देना चाहिए इलेक्शंस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को, सो दैट, देखो इसका फायदा क्या, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा सरकार दे रही है तो वो करप्शन नहीं करेंगी फॉर श्योर पॉलिटिकल पार्टीज. अदरवाइज तो वो क्या करती हैं, वोट्स को खरीदती हैं. ठीक है, तो लिमिटेड पैसा दिया जाए. स्पेशली उनको बेनिफिट उन पॉलिटिकल पार्टीज को होगा जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पैसे की कमी के कारण जो प्रचार नहीं कर पाती हैं, लोगों तक कन्वे नहीं कर पाती हैं अपने मैसेज को. ठीक है, तो अगर ऐसा करती हैं तो गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल पार्टीज को जब थोड़ा सा पैसा देगी तो वो सपोर्ट कर पाएंगी उनके इलेक्शन एक्सपेंस को बियर करने में. ऐसे में सपोर्ट हो सकता है अलग अलग तरीके से, कि भाई पेट्रोल का पैसा दे दें जिससे कि वो मोबिलाइजेशन कर सके, पेपर फॉर्म में दे दे, करेंसी फॉर्म में डायरेक्टली, टेलीफोन के तौर पर दे दे, या फिर डायरेक्टली कैश इन हैंड दे दे. ठीक है, किसी भी तरीके से, सो दैट द पॉलिटिकल पार्टीज गेट सम अमाउंट, डिसेंट अमाउंट, सो दैट दे कैन मोबिलाइज द पीपल. और ऐसे में उनके जो एक्सपेंसेस हैं इलेक्शंस के दौरान किए गए, उसको वो मतलब कहीं ना कहीं मैच कर सके. ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हमारी तरफ से सजेशंस थे. नेक्स्ट, 2 और तरीके हैं जिनके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है. हमने अभी कौन कौन से देखे, हमने 3 के ऊपर बात की थी. अब ये क्या थे, ये सजेशंस थे हमारे लिए फ्यूचर के अंदर. अब ये 2 और हैं. पहला है बेटा प्रेशर ग्रुप्स, दूसरा है बेटा पीपल्स पार्टिसिपेशन. द प्रेशर ग्रुप, व्हाट प्रेशर ग्रुप्स डज, देखो भाई प्रेशर ग्रुप क्या करता है, तो यहां पे द पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू द पेटिशंस, publicities, agitations, medias. Pressure groups are the other ordinary people can play their important role. कि जो pressure group है,
पॉलिटिकल पार्टीज पर, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो, वो अलग अलग तरीके से इनके ऊपर प्रेशर इंपोज कर सकते हैं। देखो प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप वो होता है जो प्रेशर क्रिएट करता है, किस पर? यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो अलग अलग तरीकों से, चाहे एजिटेशन, पैटिशन या पब्लिसिटी के थ्रू, पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट में है या जो अपोजिशन में है उनके ऊपर प्रेशराइजेशन करती है फॉर समथिंग, सम डिमांड्स और फॉर सम नेसेसिटीज। तो ऐसे में उनको कहा जा सकता है कि ये दे आर ट्राइंग टू रिफॉर्म दीज पॉलिटिकल पार्टीज, इनके प्रोसेस को थोड़ा सा सही करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है इफ द पीपल हु वांट टू रिफॉर्म जॉइन देम। The more the reformist people participate to the better party will function. The criticism of other outsides are not enough to bite policies for replace the good politics. देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप पॉलिटिक्स में खुद आ जाओ ना। अगर आपको पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम है तो आप पॉलिटिक्स में खुद आ जाओ, और जब आप धीरे धीरे पॉलिटिक्स में अच्छे लोग उतरेंगे तो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पॉलिटिक्स में जो गलत चीज़ें हुई हैं, उन सबको तुरंत हटाया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। या तो उन पे प्रेशर डालो बाहरी तौर पर, या फिर उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी में आप आकर के भी उसके अंदर रिफॉर्मेशन कर सकते हो, उनकी गलत चीज़ों को हटा सकते हो, अच्छी चीज़ें ला सकते हो। और इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, तो जैसा हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ कि उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो ऐसे में इसको भी आप क्या कर सकते हो? डिवीजन कर सकते हो। इसको भी आप मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जाकर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी तो आप उससे अलग हो सकते हो, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। लाइक दिस हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हुआ। एंड यस, वी हैव नाउ कम टू एन एंड कि हम यहाँ पर लास्ट में आ गए। पॉलिटिकल पार्टी वाला जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सा चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर था, जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सेकंड टर्म से पहले हम जरूर इसको एक बार और पढ़ेंगे, बट ये हमें इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ना है सो दैट हमारा एनटीएससी का जो टास्क है वो कंप्लीट हो सके। इसके पैरेलल हम वीडियोस डाल रहे हैं एनटीएससी के प्रेपरेशंस के लिए, वो आपको अच्छे से देखना है। कहीं प्रॉब्लम आनी है तो पूछना है। एसएसटी देखते नहीं हो तुम ज़्यादा, मुझे पता चल रहा है। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू या पर्सनली भी मुझे व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एसएसटी भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छे से इसको पढ़ो, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करो, और अगर कहीं आपको लगता है कि वी कैन इम्प्रूव मोर तो भी आप सजेस्ट हमें कर सकते हो। आपके सजेशंस वी आर फ्री टू हैव और हियर। एक्चुअली हमें अच्छा लगेगा जब आप बताएंगे हमें। ठीक है, सो नाउ आप जल्दी से लेक्चर्स देखें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा नया चैप्टर पढ़ना है, उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।